Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Continuing with the solutions of GATE 2016 question paper. In this video I am starting with question number 39, which is the major products S and T formed in the following synthetic scheme are. तो इसमें आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग में कीटोन गिवन है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे पहले डाला गया है फॉस्फेट एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम हाइड्राइड विच इज अ बेस। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, दिस इज डायरेक्टली अ नेम रिएक्शन विच इज नोन एज हॉर्नर वेड्सवर्थ एमन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को विटिक स्टाइल रिएक्शन बोला जाता है। एक्चुअली विटिक रिएक्शन में भी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका फास्फोरस फाइलाइड होता है जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करके आपको ई या जेड एल्कीन देता है। ई या जेड एल्कीन डिपेंड करता है कि आपकी वाइलाइट की स्टेबिलिटी क्या थी। तो इस रिएक्शन में भी आपको जो एल्कीन मिलती है वो इसमें यहाँ पे फिक्स एल्कीन मिलती है, ई एल्कीन। तो इसमें आपने जो फॉस्फेट एस्टर यूज किया है और इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये आपको जो आपका प्रोडक्ट देगा वो होगा कुछ ऐसा। और आपको ई एल्कीन बनानी है तो इसीलिए आपको जो ये एस्टर ग्रुप है ये लगाना होगा यहाँ पे। तो ये इसमें आपका प्रोडक्ट है एल्कीन विच इज ई एल्कीन। कैसे, यहाँ पे 1 2 और इधर आप देखेंगे प्रायोरिटी 1 और 2, तो ये अपोजिट साइड है 1 1, तो दिस इज ई एल्कीन। अब इसमें आपको सेकंड नंबर पे क्या डाला है, सेकंड नंबर में इसमें आपको डाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी आप अपने इस मॉलिक्यूल पे डालेंगे तो आपका इसमें एस्टर ग्रुप जो है, ये एस्टर फंक्शनैलिटी है, ये रिड्यूस होकर आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है या नहीं करना है। तो ये चीज आप अपने ऑप्शन से एक्चुअली में वेरीफाई कर सकते हैं। आपका किसी भी ऑप्शन में जो एस प्रोडक्ट है उसमें इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया है, तो इसीलिए आपको अपने आंसर में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है। और आपका जो एस फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। दिस विल बी योर एस। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें डाला है माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट TBuOOH और टाइटेनियम OiPr4। तो ये जो आपके रिएजेंट्स इसमें गिवन है, दे आर द रिएजेंट्स फॉर शार्पनेस इपॉक्सीडेशन। अब शार्पनेस इपॉक्सीडेशन की आप जब बात करते हैं, इसमें आपने जो ये डाइथाइल टार्ट्रेट यूज करते हैं प्लस DT या फिर माइनस DT, तो इससे एक्चुअली आपका क्या होता है, इसमें आपकी जो एलाइलिक अल्कोहल है, ये जो आपका एलाइलिक अल्कोहल है, इसमें इस डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन हो जाता है। अब जो ये आपका इपॉक्साइड आके लगेगा, ये अबव द प्लेन लगेगा या बिलो द प्लेन लगेगा, उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ये आपका डाइथाइल टार्ट्रेट आपका डायरेक्ट करता है। तो डिपेंड करेगा कि आपने प्लस लिया है या फिर माइनस लिया है। अब जनरली होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि जब भी हमारा माइनस DT होगा तो हमारा इपॉक्साइड अबव द प्लेन लगेगा, और जब भी हमारा प्लस DT होगा तो हमारा इपॉक्साइड बिलो द प्लेन लगेगा। बिकॉज जनरली बुक में जो एग्जांपल गिवन रहता है उसमें ये वाली चीज होती है कि माइनस DT के साथ इपॉक्साइड अबव द प्लेन, प्लस DT के साथ इपॉक्साइड बिलो द प्लेन। तो पहली बात तो हमें ये जाननी होगी शार्पनेस इपॉक्सीडेशन में कि माइनस DT हो या प्लस DT हो, हमारा जो इपॉक्साइड है वो दोनों से ही अबव और बिलो द प्लेन बन सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लाया हूं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, इसमें आपका ये एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है और इसमें जब शार्पनेस इपॉक्सीडेशन किया तो इसमें आपका माइनस DT डाला था। तो अगर इसमें माइनस DT डालेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें अपने इपॉक्साइड को अबव द प्लेन बनाना है, बट नहीं, एक्चुअली में जो इसका आंसर है दैट इज लाइक दिस। इसमें जो आपका इपॉक्साइड आया है वो माइनस DT होने के बावजूद भी बिलो द प्लेन आया है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा अबव द प्लेन कब आएगा और बिलो द प्लेन कब आएगा? तो इसका हमारे पास तरीका होता है कि हमें जो भी हमारा मॉलिक्यूल गिवन है हमें उसमें एलाइलिक अल्कोहल को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाना होगा। वो फॉर्म क्या है?
हमें अपने डबल बॉन्ड CH2OH को, जो डबल बॉन्ड है वो हमें ऐसे वर्टिकली लाना होगा, और जो हमारा OH है, CH2OH ग्रुप है, वो इस वर्टिकल में डाउन साइड हमें लाना होगा। जब भी हम ऐसा करेंगे उसके बाद अगर हम -DET डालते हैं तब हमारा अबव द प्लेन आएगा, और जब हमारा +DET डालते हैं तब हमारा बिलो द प्लेन आएगा। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जब आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तभी ये वाली बात हमारी ट्रू होगी। तो पहले हम अपने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इस ओरिएंटेशन में लाते हैं, फिर इस चीज का यूज करते हैं माइनस के साथ अबव, प्लस के साथ बिलो, और फिर उसे वापस से उसी पोजीशन, उसी ओरिएंटेशन में ले जाते हैं जिसमें वो पहले प्रेजेंट था, और हमें अपना आंसर मिल जाता है। आप पहले इस वाले में देखिए, इसमें जो आपका ये डबल बॉन्ड CH2OH है, इसमें डबल बॉन्ड तो आपका वर्टिकली प्रेजेंट है, बट जो आपका CH2OH है वो अप है, बिलो नहीं है। आपका क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए और राइट में होना चाहिए। इसमें यहाँ पे अप में है, राइट में है, तो हमें इसे डाउन में और राइट में लाना होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलट देंगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलटना है। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके ऊपर अगर आप -DET डालते हैं तो -DET डाल के इसमें जो आपका इपोक्साइड आएगा वो आएगा अबव द प्लेन, तो वो आपने लगा दिया अबव द प्लेन। बट आपको अब अपने मॉलिक्यूल को इसी ओरिएंटेशन में वापस लेके जाना है, तो आप इसे फिर से फ्लिप कर दीजिए। अब जब आप इसे फिर से फ्लिप करेंगे तो ये जो आपने इपोक्साइड अबव द प्लेन लगाया था ये आपका हो जाएगा बिलो द प्लेन, और इसीलिए आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो आपका होगा ये वाला आंसर। अब आप उसी चीज को अपने इस पर्टिकुलर S प्रोडक्ट में लगा के देख सकते हैं। इसमें अब जो आपका डबल बॉन्ड है वो तो आपका वर्टिकली है, बट जो आपका ये CH2OH ग्रुप लगा है, एक तो ये लेफ्ट में है और एक ये अप में है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसे ऐसे रिवर्ट करना होगा। जब आप इसे ऐसे पलटेंगे तो आपका जो ये S है ये आ जाएगा नीचे वाली साइड, नीचे। अब जो आपका CH2OH है वो नीचे आ गया बट वो लेफ्ट में है, तो इसे आपको एक ऐसे पलटना होगा। जब आप इसे ऐसे पलटेंगे तो आपका ये आ जाएगा राइट साइड में। अब आप अपने इपोक्सीडेशन कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है -DET, तो -DET का मतलब है कि आपका आएगा अबव द प्लेन। अबव द प्लेन तो आप यहाँ पे इपोक्सीडेशन कर दीजिए अबव द प्लेन। अब आपने अपने मॉलिक्यूल में 2 बार पलटा था, पहले आपने इधर से इधर लाए थे, तो आपको वापस से ऐसे ले जाना होगा। जब आप वापस से ऐसे ले जाएंगे तो ये जो इपोक्साइड आपका अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन चला जाएगा, और जब आप दूसरा रिवर्ट करेंगे तो जो आपका इपोक्साइड बिलो द प्लेन है वो फिर से अबव द प्लेन चला जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ए इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें आपका इपोक्सीडेशन अबव द प्लेन है। तो शार्पलेस इपोक्सीडेशन के वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपको एलाइलिक अल्कोहल गिवन है पहले उस एलाइलिक अल्कोहल को इस ओरिएंटेशन में आप लाइए, और फिर उसके बाद माइनस के साथ अबव द प्लेन, प्लस के साथ बिलो द प्लेन। अगर ये ओरिएंटेशन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ये वाली चीज वैलिड नहीं होगी, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन में ये चीज वैलिड नहीं हुई। इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट देखते कि माइनस के साथ मैं अबव द प्लेन लगा दूं तो वो आपका काम कर जाता, बट वो तुक्के से काम कर जाता, वो चीज हमेशा काम नहीं करेगी। जो आपको तरीका फॉलो करना है वो आपका यही है, पहले इस ओरिएंटेशन में लाइए, फिर इस चीज का यूज कीजिए, और फिर जो आपने मॉलिक्यूल को पलटा था और उसी वापस से पलट के उसी ओरिएंटेशन में ले जाइए जिसमें वो पहले था, देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो अगर ये वाली रिएक्शन, मतलब ये वाला आप पूरा क्वेश्चन देखें, इसमें 2 नेम रिएक्शंस का यूज हुआ है। पहली थी हमारी हॉर्नर-वैट्सवर्थ एमन्स रिएक्शन, और फिर हमारा शार्पलेस इपोक्सीडेशन। तो ये भी हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among the following the transformations that can be accomplished using Umpolan concept are। तो इसमें आपको 4 ट्रांसफॉर्मेशंस दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को आप उम्पोलन कॉन्सेप्ट से भी कैरी आउट कर सकते हैं, दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो हम लाइन वाइज देखते हैं। तो अगर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उम्पोलन कॉन्सेप्ट क्या है। तो उम्पोलन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं
तो इस टर्म का मीनिंग है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी से अब हम क्या समझें, सपोज हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो इसमें जो एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें हम जब चार्ज सेपरेट करते हैं तो कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दिस इज पोलर बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुश द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल में जब भी हम कोई न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमारा सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, बट अगर हम चाहते हैं कि इस कार्बन से हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दें तो पहले हमें क्या करना होगा, इस कार्बन को हमें नेगेटिव बनाना होगा, तभी तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैच कर होगा। तो उसी चीज को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, कि हम अपने मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा करें कि हमारा पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, मतलब जो ये कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होना चाहता है, फाइनल प्रोडक्ट में हमें ये एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच्ड फॉर्म में दिखे। तो ऐसा करने के लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट उम्पोलन का क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये एसिटिल्डिहाइड है, तो हम क्या करते हैं, थायोल डालते हैं। हम इनकी प्रोटेक्शन दो तरीके से करते थे, एक तो हम डाइओल भी डाल सकते हैं और हम थायोल भी डाल सकते हैं। तो जब हम इस पे थायोल डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है ये। अब इसमें जब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपके पास लग गया है तो आप इस हाइड्रोजन को किसी बेस की मदद से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप बेस डालेंगे प्रोटॉन निकलेगा एंड यू विल गेट दिस। अब यहाँ पे आपका बन गया नेगेटिव चार्ज। इन दोनों सल्फर की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होता है। अगर आप यहाँ पे थायोल के बजाय नॉर्मल डाइओल से प्रोटेक्शन करते तो यहाँ पे होता आपका ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस में ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, तो इसीलिए थायोल की प्रेजेंस में ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल बनता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जब आपको ऑब्टेन हुआ, अब यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे ये कार्बन अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका ये Ce बन जाएगा और ये आपका मिथाइल ऑलरेडी था ही। और अब आप क्या करेंगे, अपने इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे। जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3E। अब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आपने इस कार्बन पे अटैच कर दिया है। जो कार्बन पहले पार्शियल पॉजिटिव था वो अब एक इलेक्ट्रोफाइल से अटैच्ड है, तो आपने यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं उम्पोलन कॉन्सेप्ट। तो अब आपको यही चेक करना है कि जो आपको गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें से किस में आप उम्पोलन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो उसमें आपको गिवन है जो ट्रांसफॉर्मेशन वो है ये। अगर आप इस मॉलिक्यूल का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलेगा एसिटिल्डिहाइड। अब एसिटिल्डिहाइड से ये बनाने के लिए अगर हमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इथाइल ग्रिग्नार्ड ला सकते हैं, मतलब आप C2H5- का ग्रिग्नार्ड लेके आएंगे, वो इस पे अटैक करेगा, फिर आपका यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल, और उस एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसमें आपने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट, मतलब उम्पोलन कॉन्सेप्ट, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया अपनी जनरल रिएक्शन की। लेकिन अभी हमने देखा कि एसिटिल्डिहाइड में हम पोलैरिटी रिवर्स भी कर सकते हैं, तो आप वही तरीका यूज करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं और वो नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करेगा एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें C2H5 प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सपोज C2H5Cl। तो ये अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको तब भी यही ट्रांसफॉर्मेशन आप कैरी आउट कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग उम्पोलन कॉन्सेप्ट। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको उम्पोलन कॉन्सेप्ट से ही करना है, वो कह रहे हैं कि उम्पोलन कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में या नहीं कर सकते। अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में आपको डायरेक्ट एसिटिल्डिहाइड ही गिवन है और यही सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें भी आप उम्पोलन कॉन्सेप्ट का यूज ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। इन दोनों में आप उम्पोलन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप अब अभी इसी स्टेज पे अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आपका
ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड लिखा है तो ऑब्वियसली वो गलत है। बी ऑप्शन में लिखा है सेकंड एंड फोर्थ, इसमें आपका फर्स्ट नहीं है तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। सी में आपका लिखा है सेकंड ओनली, बट आपका फर्स्ट में भी आप कैरी आउट कर सकते हैं तो इसलिए सी भी आपका गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बचा जिसमें आपका है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके आ ही गए हैं, तो वैसे तो आप इसी स्टेज पे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कि डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो अगर आप थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये मॉलिक्यूल गिवन है। आपने जनरली पढ़ा भी होगा कि जब भी हमें एल्काइन से कीटोन बनाना है तो हम इस पे नॉर्मल एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। वाटर का एडिशन मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में इसमें करते हैं, तो आपका जब यहाँ पे वाटर ऐड होगा तो वो टोटोमेराइज होकर आपको ये कीटोन देगा। तो अगर आप इसमें पोलैरिटी देखें तो यहाँ पे आपका इनिशियली होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये जो एल्काइन का प्रोटॉन है ये आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, और यहाँ पे आपका होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पे। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी में रिवर्सल नहीं आया है, और जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो नॉर्मल जनरल रिएक्शन होती है जिसमें हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का यूज नहीं करते, और इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें आप उमपोलंग का यूज करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कर सकें। अगर आप देखते हैं अपना फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली हियर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आपका यहाँ पे गिवन है। और अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पहले क्या करना है, ये Tr ग्रुप को रिमूव करके आप OH बनाएंगे एंड देन यू विल ऑक्सीडाइज इट टू गेट योर करेस्पॉन्डिंग कीटोन। तो ये भी एक आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें उमपोलंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा और ना ही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा ऑप्शंस पे भी ध्यान देना होगा। आप ये हमेशा नहीं देख सकते कि थर्ड और फोर्थ में ऐसा कितने तरीके पॉसिबल हैं जिसमें आप उमपोलंग यूज करें या नहीं करें, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज्यादा कॉमन केस है कि एल्डिहाइड से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जिसमें हम उमपोलंग का कॉन्सेप्ट जनरली पढ़ते हैं। बट जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है दे आर वेरी जनरल रिएक्शंस और उनमें उमपोलंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा देखना होगा कि आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपने पूरा प्रोसेस किया है उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a disaccharide does not give a positive test for tolerance reagent. Upon acidic hydrolysis it gives an equimolar mixture of two different monosaccharides both of which can be oxidized by bromine water. तो बेसिकली इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको चार ऑप्शंस में डाइसैक्राइड्स गिवन है और आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो आपको वो कंडीशंस टेस्ट करके अपना करेक्ट डाइसैक्राइड बताना होगा। तो पहली जो आपकी कंडीशन है वो है कि टॉलरेंस टेस्ट उन्होंने नेगेटिव दिया है, टॉलरेंस नेगेटिव देना चाहिए और आपको क्या मिलना चाहिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे आपको इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स, टू डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स, मतलब जो आपके दोनों मोनोसैक्राइड्स आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए और वो दोनों दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, उन्हें आप ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। वैसे इसमें आपको ब्रोमीन वाटर की सिग्निफिकेंस क्यों दी गई है, सपोज आपको आपका जो मोनोसैक्राइड है वो सपोज आपको मिलता है कीटो, अगर वो कीटो मिलेगा तो उसे आप ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। जो आपके एल्डो वाले शुगर्स होते हैं उन्हें आप ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO वो आपका कार्बोक्सिलिक COH में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर आपका कीटो ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप तो वो आपका ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसीलिए आपको ये गिवन है कंडीशन। अगर आप देखेंगे ए ऑप्शन में जो आपको दोनों मोनोसैक्राइड्स का लिंकेज गिवन है वो गिवन है आपको 1-2 लिंकेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली दिस इज सुक्रोज मॉलिक्यूल,
और ये हम पढ़ते भी हैं कि सुक्रोज जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपका जो टॉलरेंस टेस्ट है वो ये आपका नेगेटिव देगा, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये आपकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करके आपको इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा। ऑब्वियसली एक एक मोल दोनों का प्रेजेंट होगा जब भी आप इसका बॉन्ड बीच में से ब्रेक करेंगे। और जो दोनों आपको मोनोसेक्राइड्स मिले हैं वो भी आपके डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं, एक आपका एल्डोहेक्सोज है और एक आपका कीटोहेक्सोज है। अब आपकी जो कंडीशन चेक करनी होगी वो आपको ये करनी होगी। तो जो आपका ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर आपका एल्डोहेक्सोज को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, बट जो आपका ये कीटोहेक्सोज जो इसमें एक्चुअली फ्रक्टोज है उसे ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप इसमें बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में जो आपको दोनों मोनोसेक्राइड्स का लिंकेज गिवन है दैट इज एक्चुअली 1,4 लिंकेज। तो अगर वो 1,4 लिंकेज होगा तो 1,4 लिंकेज होने की वजह से वो आपका टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, मतलब बेसिकली दिस डाइसैकेराइड इज रिड्यूसिंग शुगर। तो इसीलिए बी इज ऑल्सो नॉट योर करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे इसमें सी ऑप्शन में आपका यहाँ पे दोनों मोनोसेक्राइड्स के बीच में 1,1 लिंकेज गिवन है। तो इसका मतलब जो ये शुगर है ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने का मतलब है कि ये टॉलरेंस टेस्ट को नेगेटिव देगा। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप सेकंड कंडीशन देखिए, जब आप इस पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू शुड गेट 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये आपको दोनों मोनोसेक्राइड्स यहाँ पे कंबाइन करके गिवन है दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल, दे आर एग्जैक्टली सेम। तो इसीलिए आपको इक्विमोलर मिक्सचर तो मिलेगा बट वो 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स का नहीं मिलेगा। तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है सी ऑप्शन में, इसलिए सी इज ऑल्सो नॉट योर करेक्ट आंसर। अब आप देखिए डी ऑप्शन में आपको जो दोनों मोनोसेक्राइड्स गिवन है उसमें जो आपको लिंकेज दिया है वो दिया है आपको 1,1 लिंकेज। तो 1,1 लिंकेज होने का मतलब है कि ये भी आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसीलिए इसका टॉलरेंस टेस्ट आएगा आपका नेगेटिव। अब आप देखिए सेकंड कंडीशन, जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो दोनों मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, बिकॉज इसमें से एक कार्बन के ऊपर अगर आप OH की पोजीशन चेक करेंगे तो एक मोनोसेक्राइड में वो है OH आपका अबव द प्लेन और दूसरा जो मोनोसेक्राइड है उसमें वो वाला OH है आपका बिलो द प्लेन। तो इसीलिए उस एक पर्टिकुलर कार्बन पे 2 जो आपके OH लगे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर कर रही है। तो इसीलिए जो आपको जो मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो सेकंड कंडीशन भी इसमें आपकी सेटिस्फाई हो रही है। और अब आपकी थर्ड कंडीशन बची है ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन वाली। तो ये जो दोनों आपके मोनोसेक्राइड्स हैं दे विल गिव यू एल्डोहेक्सोसिस, मतलब जो दोनों के दोनों आपके हैं वो है दोनों एल्डोहेक्सोसिस। तो इसीलिए वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होके आपको उनका रेस्पेक्टिव एसिड देंगे। ब्रोमीन वाटर से जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो जो आपका वो CHO ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड टू COH ग्रुप इन बोथ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो इसीलिए जो डी आपका ऑप्शन है वो आपकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी कि आपका हेक्सोज है, कीटोज है, कौन सा ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। आपको चेक करना होगा कि आपकी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप कैसे चेक करते हैं। और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के लिए आपने कार्बन पे OH की प्लेन भी देखा कि आपका OH अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, तो इसलिए वो आपके 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट्स M and N इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे पहले एक बनाया गया है इपोक्साइड, इपोक्साइड को ऊपर क्या डाला गया है LiPPH2। तो बेसिकली दिस इज लिथियम प्लस PPH2 माइनस। तो यहाँ पे आपका जो ये PPH2 माइनस है दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल।
तो जब भी आप इपोक्साइड ओपनिंग देखेंगे तो बेसिक कंडीशंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो लेस हिंडर्ड साइड है वहां से आपका इपोक्साइड ओपन होता है। तो जो आपका ये PPH2 माइनस है ये यहां से अटैक करेगा और आपका इपोक्साइड ऐसे खुल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस। तो ये जो आपका प्रोडक्ट हो गया दिस इज एम प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पे आप अपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका सी और डी ऑप्शन है वो आपका गलत है, बिकॉज उसमें PPH2 माइनस का अटैक इस वाले कार्बन सेंटर पे किया गया है, बट यहाँ पे इसका अटैक नहीं होगा बिकॉज दिस कार्बन इज मोर हिंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, बट इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो लेस हिंडर्ड पे ये अटैक करेगा और यहाँ से आपका रिंग ओपन ऐसे होगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट होगा ये M होगा। तो ये आपका A और B ऑप्शन में प्रेजेंट है, O माइनस Li प्लस। तो अब आपको देखना है कि आपका N प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें आपके ऊपर फिर M जो है इसके ऊपर ट्रीटमेंट किससे किया गया है, CH3I से, मिथाइल आयोडाइड। तो जब आप इसके ऊपर मिथाइल आयोडाइड डालेंगे तो ये जो फॉस्फोरस का लोन पेयर है ये मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका I माइनस लीव करेगा। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा एंड यू विल गेट दिस। इस पे आपको यहाँ पे मिला है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक आपकी विटिक रिएक्शन में जो आप स्पीशीज पढ़ते हैं वैसी कुछ स्पीशीज बन गई है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका विटिक रिएक्शन में एक ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग आपकी बनती है, ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग 4 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो अगर आपको ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग यहाँ पे बनानी है तो ये जो आपकी यहाँ पे ओरिएंटेशन है इनकी स्पेस में दैट इज ट्रांस। रिंग बनने के लिए इस बॉन्ड को ऊपर जाना होगा, मतलब इन दोनों बॉन्ड्स को सिस होना होगा, तभी हमारी ये ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग यहाँ पे बन पाएगी। तो अब क्या होगा, अगर ये बॉन्ड आपका सिस जाएगा तो इस कार्बन पे आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो लगा था आपका बिलो द प्लेन और जो आपका मिथाइल ग्रुप था वो आपका लगा था अबव द प्लेन। बट जब आपने इसकी पोजीशन स्पेस में चेंज की है तो आपका जो मिथाइल और हाइड्रोजन है उनका प्लेन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो जो आपका हाइड्रोजन पहले बिलो द प्लेन था वो अब आपका चला जाएगा अबव द प्लेन और जो आपका मिथाइल था वो आपका चला जाएगा बिलो द प्लेन। और जो ये वाला कार्बन है इसकी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, मिथाइल अबव द प्लेन और CH2OCH3 अबव द प्लेन और ये आपका मिथाइल बिलो द प्लेन। अब जो आपने ये ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग क्रिएट की है तो इसमें आपका ये है PH CH3 ये आपके पास ऑब्टेन हुआ है और आपका लिथियम आयोडाइड निकल गया है जो आपको रिएक्शन में दिया भी गया है। अब जो ये रिंग होती है आपकी ये होती है अनस्टेबल रिंग, तो ये आपकी टूट जाएगी और टूट के इसमें बनेगा P डबल बॉन्ड O। जो ये P डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा फेवरेबल होती है, तो इसलिए इसमें आपका ये मॉलिक्यूल आपका अलग हो जाएगा P डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन के बाद एंड यू विल गेट P डबल बॉन्ड O PH CH3 जो आपको गिवन भी है। और साथ में आपको जो आपका मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगी एल्कीन। अब आपको एल्कीन में जो ये ग्रुप्स लगे हैं कार्बन पे ऊपर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। तो जो आपके दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो आपके बिलो द प्लेन है, तो वो आपके होंगे एक तरफ CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2OCH3। तो इसलिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। इसमें जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो यही वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये वाली है। अगर इस ऑक्साफॉस्फेटेन रिंग को आपको बनाना है तो इस बॉन्ड को इसके सिस जाना होगा और अगर ये इसके सिस जाएगा
तो आपको मिथाइल और हाइड्रोजन का जो प्लेन है वो इंटरचेंज करना होगा। इसीलिए जो आपके दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, जो आपके इनिशियली एंटी थे, वो आपके चले जाएंगे सिन। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ये। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question is the major products P and Q in the following reaction sequence are। तो इसमें आपको रिएक्शन सीक्वेंस क्या दिया गया है? और इसमें आपको दिया है हीट 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमें सबसे पहले देखते ही दिमाग में आता है कि हमें एक डाइईन गिवन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच डाइईन है, और यहाँ पे हमें एक डाइनोफाइल गिवन है जिसके ऊपर दो ग्रुप लगे हैं, एक साइनाइड और एक ओएसी। पर जब हमारे पास जो डाइईन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिएक्शन को जो फॉरवर्ड करेगा वो तब होगा जब हमारा डाइनोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसीलिए जो साइनाइड होगा वो हमारा डायरेक्ट करेगा कि हमारी डबल बॉन्ड में, जो डाइनोफाइल में डबल बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, दैट विल बी डायरेक्टेड बाय साइनाइड बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज मेकिंग द डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहले आपको इसमें डील-सेल्टर रिएक्शन करनी होगी, तो आपको ध्यान रखना होगा रीजियो सेलेक्टिविटी का। तो रीजियो सेलेक्टिविटी के लिए पहले आपको देखना होगा कि चार्ज कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप साइनाइड देखेंगे तो साइनाइड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जो आपकी ये वाली पोजीशन है ये इससे अटैच होगी और ये वाला जो आपकी पोजीशन है वो इससे अटैच होगी। तो डील-सेल्टर रिएक्शन करने के बाद आपको इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। तो इसमें आपको जो पहले मेन चीज ध्यान रखनी है वो है आपकी रीजियो सेलेक्टिविटी। अब जो आपका OSIMe3 वाला कार्बन है उसके पास आपका अटैच होगा ये वाला, ये वाला। तो जो आपका CnOAC है वो आपका यहां पे जाएगा। अब क्या किया है, अब जो आपके पास सेकंड नंबर पे डाला है, सेकंड नंबर पे आपको डाला है एक्सिस NaOMe इन MEOH। तो इस रिएजेंट से जब आप इसका वर्कअप करेंगे तो आपका दोनों पोजीशन पे यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, यही आपको मेन चीज देखनी है। अगर आप अपने चारों ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें जो आपके दो ऑप्शंस हैं उसमें तो आपको ऐसा बनाया गया है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे है, और एक में डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको OSIMe3 और CnOAC की जो पोजीशन है उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट में कीटोन जनरेट होगा वो किस पोजीशन पे होगा। तो इस स्टेज पे आप अपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन ए है वो आपके इस प्रोडक्ट को मिलने के बाद एलिमिनेट हो गया है। अब इसके बाद जो आपको ये पी प्रोडक्ट मिला है इस पे आपने क्या डाला है, इस पे आपने डाला है PHMgBr। PHMgBr ये आपने डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आपने इसमें डाला है 1 इक्विवेलेंट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका ये प्रोडक्ट है इसमें ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हैं। मतलब आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ही इक्विवेलेंट आपका ग्रिग्नार्ड डाला है तो वो कौन से कीटोन पे जाके अटैक करेगा। अगर आप ये वाला डबल बॉन्ड हो देखेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे एक CH2 और ये ब्रिज से जाके मिल रहा है और ये CH2 और ब्रिज से जाके मिल रहा है, इधर से ब्रिज है इधर से ब्रिज है। तो ये आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आप किसी के भी ऊपर यहाँ पे अटैक कर सकते हैं 1 इक्विवेलेंट। तो अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं तो आपको ये मिलेगा O- PH और फिर उसके बाद इसमें आपने डाला है डाइल्यूट H2SO4 हीट। तो ये आपका यहाँ पे OH हो जाएगा वर्कअप के बाद। और जब आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 और हीट करेंगे तो इसमें आपका एलिमिनेशन होगा। तो अब आपका जो हाइड्रोजन है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे
और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये आपका डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है और यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है। बट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि आपका यहाँ पे है ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड पे आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, बिकॉज जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है आपका प्लेनर, तो ब्रिज हेड पे आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो आपका इसमें डबल बॉन्ड आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा जो ब्रिज हेड नहीं है। तो इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन में इन्होंने जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रिज हेड पर नहीं बनाया है। तो आपका जो ए और बी ऑप्शन है वो आपने एलिमिनेट किया था कीटोन की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर, और फिर आपने बचे हुए सी और डी ऑप्शन में से अपना जो फाइनल आंसर है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पे चुना है कि आपका ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसमें आपको क्या रिएक्शन दी गई है, PHBr 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट आपको गिवन है KOACDNL। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस रिएक्शन इज फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक्स और ये आपकी है हैक रिएक्शन। तो हैक रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास यहाँ पे इन्होंने पैलेडियम कैटलिस्ट दिया है, तो पैलेडियम जो आपका जीरो फॉर्म में होता है वो आपकी इसमें एक्टिव फॉर्म होती है। तो पहले जो आपका PHBr है उसका होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन जब PHBr का होगा देन यू विल गेट दिस। अब आपकी जो ये एल्कीन है, ये जो आपकी एल्कीन है ये आपकी पैलेडियम से कोऑर्डिनेट करना शुरू करती है। कैसे, ये आपकी पैलेडियम से कोऑर्डिनेट करना शुरू करती है। तो पहले आपको देखना होगा कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें चार्ज सेपरेशन कैसे है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है जिसकी वजह से जो आपका चार्ज सेपरेशन है वो है कुछ ऐसा, यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब ये आपका पैलेडियम से जुड़ता है तो ये आपका जुड़ता है नेगेटिव वाले सेंटर से, और जो आपका ये पीएच है ये आपका इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो जो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इस एल्कीन इंसर्शन के बाद आपको मिलेगा वो होता है कुछ ऐसा। अब इस कैटलिस्ट को रिमूव करने के लिए हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी पोजीशन है ये है आपकी अल्फा पोजीशन और ये आपकी बीटा पोजीशन, और सिमिलरली आपकी यहां से देखेंगे तो ये आपकी बीटा पोजीशन। तो इस वाली बीटा पोजीशन पे आपका यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा वो होगा इस वाली पोजीशन से। तो क्या होगा, आपका ये यहाँ पे आएगा और ये आपका लीव कर जाएगा। तो इसीलिए जो आपको इसमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर ऑप्शन बी, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट आपकी हैक रिएक्शन है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हैक रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। इसमें जो आपका की स्टेप है एंड में वो है आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो आपको ये देखना होगा कि बीटा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट कहाँ है, और जो इसमें दूसरी चीज आपको मेन ध्यान रखने वाली है वो है कि पैलेडियम आपका कहाँ पे जुड़ेगा। तो पैलेडियम आपका उस पोजीशन पे अटैच होता है एल्कीन के, वहां पे इंसर्ट होता है जहां पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट है। इसीलिए जो आपको ये यहाँ पे एल्कीन, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच। कई बार आपको एल्कीन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी देते हैं, तो उसमें आपका जो पैलेडियम है वो दूसरी तरफ लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो आपका पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होगा वो अपोजिट होगा, जो इस केस में नहीं था। That's all for this video. I will be discussing rest of the questions in the upcoming videos, and if you have any queries then you can ask in the comment section. Thank you.